हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। आज का टॉपिक ब्लड है, तो ब्लड को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड है, मतलब यह कोई नॉर्मल फ्लूइड नहीं है, नॉर्मल या लिक्विड नहीं है। यह एक बहुत ही स्पेशल टाइप का फ्लूइड है जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यह एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। नेचुरली अगर कोई बोले कि ब्लड क्या है, तो हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मीजोडर्म से डिराइव होता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ब्लड। इस जो है, ये जो लाइन है, इसमें लिखा है एक वर्ड है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम किसी टॉपिक का पढ़ाई करते हैं तो उसके लास्ट में लॉजी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है लॉजी, तो जब हम कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या फिर टॉपिक का पढ़ाई करते हैं तो लॉजी लगाते हैं, ताकि डिनोट किया जाता है कि हम उस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम ब्लड का स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब यहाँ पर हीम है, तो हीम का मतलब होता है ब्लड और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो बनेगा हेमेटोलॉजी। यहाँ तो समझ में आएगा ब्लड का एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कलर, कि ब्लड का कलर क्या होता है और किस तरह से होता है। तो ब्राइट रेड कलर होता है आर्टरीज में। आर्टरी जो ब्लड पाइप है, जिसको ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं, तो आर्टरीज में ब्राइट रेड होता है। और डार्क रेड बहुत ही गाढ़ा होता है वेन्स में। वेन्स भी एक तरह का ब्लड पाइप, ब्लड वेसल है। अब देखते हैं मास, कि ब्लड का मास कितना होता है। तो पूरे ओवरऑल बॉडी के 8% होता है ब्लड। पीएच होता है 7.35 से 7.45, मतलब कि ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। एसिडिक तो होगा नहीं, ये तो बॉडी को जला देगा। ये स्लाइटली एल्कलाइन है। टेस्ट इसका होता है सोल्टी टाइप का। और टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फिर विस्कोसिटी इसका होता है 3 से 4 टाइम्स मोर विस्कस वाटर से, मतलब कि वाटर बहुत ज़्यादा, मतलब कि कम गाढ़ा होता है ना, बहुत कम विस्कस होता है और ये बहुत ही गाढ़ा होता है, इसीलिए 3-4 टाइम्स मोर विस्कस है वाटर से। और बॉडी में वॉल्यूम होता है 4 से 6 लीटर। ये मेल का है, ये जो 5 से 6 लीटर है ये मेल का है। लेकिन फीमेल का जो होता है, फीमेल का वो होता है 4 से 5 या 3 से 5 लीटर। और ये 5 से 6 लीटर ये मेल का यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कॉम्पोजिशन, कि ब्लड में कौन कौन सा कंपाउंड होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है, वो देखते हैं। तो पहले प्लाज्मा होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। और रेड ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी। और फिर होता है प्लेटलेट्स। तो ये 3-4 चीज़ ब्लड में होता है। अब आगे चलते हैं। तो ये ब्लड है, तो वो सब तो हम लोग देख लिए ऊपर ऊपर। अब अंदर देखते हैं। तो ये ब्लड है, तो वो तो हम लोग ऊपर ऊपर देखे। अब देखते हैं कि ये कितने कितने परसेंट में होता है। जो ब्लड में प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। और कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सेल्स के बने होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी। तो आरबीसी एक सेल है, तो आरबीसी को इराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी होता है, उसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अब प्लेटलेट्स होता है, उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इसके आगे का जो है वो। तो पहले क्या था, प्लाज्मा था, फिर एलिमेंट्स है, मतलब कि सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। तो प्लाज्मा का बात करते हैं। तो प्लाज्मा इज पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट होता है। प्लाज्मा एक तरह का क्या है, पेल येलो कलर का होता है, जो एक लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड होता है वो ब्लड में। डेट होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स। जो भी सेलुलर एलिमेंट्स होता है प्लाज्मा में, उसको होल्ड करके, ब्लड में उसको होल्ड करके रखता है। जैसे कि आरबीसी,
WBC, और प्लाज्मा में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे का पेज देखते हैं। तो अब देखते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में वाटर होता है, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होता है वो वाटर का 91.5%। और फिर प्रोटीन्स भी होता है और अदर कुछ सोल्यूट्स होते हैं, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रोटीन में एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन्स होता है, फिब्रिनोजेन होता है, और कुछ अदर सोल्यूट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन और भी बहुत सारा होता है। और फिर गैसेस होते हैं अदर सोल्यूट्स में, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनिन होता है। तो ये सब जो यूरिया वो ब्लड में ही तो रहता है, और किडनी इसको फिल्टर करके और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालकर यूरिन के रास्ते से बाहर निकालता है। अब आगे देखते हैं कि ये तो हम लोग देख लिए कि प्लाज्मा में क्या क्या है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है, अब फंक्शंस देखते हैं। पहले तो देखिए कि प्लाज्मा में क्या क्या था, कितना कितना परसेंट में था। अब देखते हैं कि प्लाज्मा क्या क्या काम करता है। तो प्लाज्मा में क्या था, वाटर था जो एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट्स करता है, और बहुत सारे केमिकल्स को, बहुत सारे कंपोनेंट्स को रिलीज भी करता है। एल्बुमिन्स का काम है ओस्मोटिक बैलेंस, जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बैलेंस करके रखता है। ग्लोब्यूलिन्स का काम है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि अदर अदर इन्फेक्शन से, अदर अदर बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं और जो होस्ट सेल्स या फिर होस्ट टिश्यूज होते हैं उनसे हमें लड़ने में, हमारे बॉडी में हेल्प करता है। फिब्रिनोजेन क्या करता है, फिब्रिनोजेन ब्लड क्लोटिंग करता है, कि अगर कहीं कट गया, फट गया, तो ब्लड ज़्यादा ना बहे, ज़्यादा बॉडी से बाहर ना निकले, तो उसको ब्लड को क्लोट कर देता है। और इलेक्ट्रोलाइट आयंस जो थे जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, वो पीएच बफरिंग करता है, मतलब पीएच को मेंटेन करके रखता है कि कहीं ज़्यादा पीएच ना हो जाए, कम पीएच ना हो जाए। अब देखते हैं कि आगे। अब पहले तो प्लाज्मा ख़त्म हो गया, प्लाज्मा 55% जो बॉडी में था वो ख़त्म, उसका हम फंक्शन देख लिए हैं। वो ब्लड में कितना परसेंट है वो भी देख लिए। अब जो एलिमेंट्स हैं, जो सेलुलर एलिमेंट्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है आरबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट्स। अब इसका शेप देखते हैं कि कैसा शेप में रहता है। तो सर्कुलर बाई कनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि बाई कनकेव होता है। ये जो शेप है इसको बाई कनकेव शेप बोलते हैं, बाई कनकेव होता है। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पर है नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि इसके अंदर में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। बॉडी का, ह्यूमन इंसान के शरीर का यही एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। बाकी जितने भी सेल्स है बॉडी में सभी में न्यूक्लियस होता है। अब इसका साइज देखते हैं कि डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर, कलर होता है रेड। रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के वजह से ही ये आरबीसी का कलर रेड होता है और ब्लड का कलर भी रेड होता है। अब कितना होता है, जैसे मेल में होता है 5.4 मिलियन और एडल्ट फीमेल में होता है 4.8 मिलियन। और लाइफ स्पेन, मतलब जब आरबीसी बनता है तो वो कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है, फिर से बनता है, फिर 120 दिन के बाद फिर मरता है। अब देखते हैं आगे कि जो आरबीसी है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो जब आरबीसी बनता है, मतलब कि आरबीसी के बनने को, प्रोसेस को बोला जाता है इराइथ्रोपोएसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नॉन एज इराइथ्रोपोएसिस, या फिर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज नॉन एज इराइथ्रोपोएसिस। अब देखते हैं कि एडल्ट में क्या होता है, कि ये कहाँ बनता है। रेड बोन मैरो जो होता है, जो भी बोन्स होता है, जैसे कि ये बोन्स हो गया, तो जो भी बोन्स होता है, बोन्स के रेड बोन मैरो में, यहाँ पर रेड बोन मैरो में बनता है, यहाँ पर आरबीसी बनता है। जैसे कि अब यहाँ पर स्पेसिफिक बोन्स भी दे दिया है कि कौन कौन से बोन्स में बन रहा है।
जैसे कि हिप बोन में, ब्रेस्ट बोन में और रिब्स में। अब देखते हैं कि चाइल्ड जो होता है, जो 5 साल के अंदर में जो चाइल्ड है, बच्चा जो है, उसके उसके जो बोन मैरो है वो हर एक बोन में बनेगा। लेकिन जब एडल्ट आदमी हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, 18+ हो जाएगा, तो हिप बोन में, ब्रेस्ट बोन में और रिब्स में बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो फीटस होता है, जब बच्चा माँ का पेट में होता है तो उसका जो ब्लड होता है, आरबीसी, वो कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है और स्प्लीन में बनता है। अब यहाँ पर नीचे हम देखेंगे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज, जब नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज होने लगता है, जितना है उससे ज़्यादा होगा, तो उसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। और अगर ये जो है आरबीसी अगर डिक्रीज होने लगे, जिसका जितना क्वांटिटी है उतना नहीं रहे, उससे डिक्रीज होने लगे, कम होने लगे, तो उसको बोला जाता है इराइथ्रोपीनिया। अब यहाँ पर एक टर्म है पीनिया, PENIA। तो पीनिया का मतलब होता है कम होना। जिस भी वर्ड के लास्ट में आ जाए पीनिया, तो पीनिया का मतलब ही होता है कम होना। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन क्या क्या होता है। तो ये क्या करता है, आरबीसी हमारे बॉडी में O2, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, अंदर एयर आता है, तो उस एयर में से ऑक्सीजन को पकड़ता है और लेकर जाता है टिश्यूज में। ट्रांसपोर्ट O2, ऑक्सीजन को पकड़ा फ्रॉम लंग्स से, कहाँ से पकड़ रहा है? लंग्स से ही सांस लेते हैं हम लोग, तो लंग्स से पकड़ कर लेकर जाता है टिश्यूज में, टिश्यू से फिर लेकर जाता है सेल्स में। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट CO2, अब एक तरफ से इधर से ऑक्सीजन लेकर जाएगा और टिश्यूज में, और उसी टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को बाहर निकालता है, तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा है कि जो नॉर्मल ब्लड है वो कंटेन करता है 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हर एक 100 ml में। हर एक 100 ml ब्लड में 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और एक आरबीसी में 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के। और फिर यहाँ पर लिखा है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हर एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंटेन करता है। मतलब एक मॉलिक्यूल रहेगा हीमोग्लोबिन का, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 मॉलिक्यूल कंटेन करेगा और पकड़ेगा और लेकर जाएगा टिश्यूज में, टिश्यू से जाएगा सेल में, और सेल यहाँ पर है, तो सेल से फिर CO2 बाहर निकलेगा और फिर CO2 बाहर निकल के बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आरबीसी, CO2 का और O2 का। अब आगे देखते हैं कि आरबीसी का तो काम खत्म हो गया। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। बायोलॉजी में डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर जो शेप है डब्ल्यूबीसी का, वो अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस रहता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था लेकिन इसमें है। तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लिएटेड होता है और अमीबा जैसा शेप होता है, अमीबा जैसा, अमीबा का ऐसे शेप रहता है, इसीलिए लिखा है अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड। साइज इसका होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर। कलर इसका कलरलेस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब कि आर पार दिखा जा सकता है। और काउंट कितना होता है? 5000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर। हर एक माइक्रोलीटर में 5000 से 10,000 आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी। लाइफ स्पेन इसका कितना होता है? 10 से 13 दिन। आरबीसी का था 120 दिन, तो ये आरबीसी से कम जिंदा रहता है, फिर मर जाता है, फिर जनरेट होता है, लेकिन आरबीसी का 120 दिन, इसका 10 से 13 दिन। अब आगे देखते हैं कि आरबीसी जब बन रहा था तो उसको बोल रहे थे इराइथ्रोसाइट, और जब डब्ल्यूबीसी बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। आरबीसी का इराइथ्रोपोएसिस और इसका है ल्यूकोपोएसिस। एडल्ट में जो एडल्ट में जो डब्ल्यूबीसी बनता है वो लीवर में बनता है, स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में और बोन मैरो में। और फीटस में वही लीवर और स्प्लीन में बनता है। फीटस मतलब जब बच्चा माँ का पेट में रहेगा तब। अब देखते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होने लगेगा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस।
और जब WBC का नंबर कम होने लगेगा तो ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब डिक्रीज होना। अब यहाँ पर है कि पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। जब पैथोलॉजिकली इंक्रीज होने लगेगा WBC का नंबर पैथोलॉजिकली, तो उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया मतलब कि ब्लड कैंसर। जब WBC का नंबर इंक्रीज होगा पैथोलॉजिकली तब उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया, उस कंडीशन को ही बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब आगे चलते हैं कि कितने टाइप्स का होता है ये WBC। तो एक होता है ग्रेनुलर मतलब कि ग्रेनुअल्स का बना होता है, और एक होता है अग्रेनुलर मतलब कि उसमें ग्रेनुअल्स नहीं होता है। तो ग्रेनुलर में तीन आता है, एक न्यूट्रोफिल्स है, एसिडोफिल्स है और बेसोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल 62%, एसिडोफिल्स 2.3% और बेसोफिल्स 0.4%। अग्रेनुलर में लिम्फोसाइट्स सेल्स होते हैं जो 30% होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं जो 5.3% होते हैं। तो ये है WBC कितने तरह का होता है। अब आगे चलते हैं कि जो ग्रेनुलर दो था, एक अग्रेनुलर, अब चलते हैं ग्रेनुलर में। अब देखते हैं ग्रेनुलर WBC। तो एक था ग्रेनुलर और एक था अग्रेनुलर। तो पहले ग्रेनुलर WBC देखते हैं। तो जो ग्रेनुलर है तीन तरह का था, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, इसी को इशनोफिल्स बोला जाता है, और एक था बेसोफिल्स। तो ये दिखता कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि ऐसा इसका अपीयरेंस है। फीचर क्या क्या है कि न्यूक्लियस रहता है 3 से 4 लोब्स, और स्टेन विथ न्यूट्रल डाई, इसको स्टेन किया जाता है मतलब निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है डाई में, न्यूट्रल डाई। और ये एसिडोफिल्स न्यूक्लियस होता है 2 लोब्स में, स्टेन किया जाता है एसिडिक डाई में। और बेसोफिल्स न्यूक्लियस रहता है इंडिस्टिंक्ट लोब्स में और स्टेन किया जाता है बेसिक डाई में। फंक्शन क्या करता है, न्यूट्रोफिल का फंक्शन है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, मतलब कि न्यूट्रोफिल क्या करता है जब कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में आता है तो उसको फेगोसाइटोसिस कर देता है, मतलब उसको खा जाता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एसिडोफिल्स क्या करता है, कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब कि जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें ये काम करता है। और बेसोफिल्स क्या करता है, लिबरेट हेपरिन एंड हिस्टामिन एंड एलर्जिक रिएक्शंस टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन में काम करता है। और फिर है कि लोकेशन कहाँ का होता है, तो न्यूट्रोफिल्स का लोकेशन बोन मैरो में, इसका भी बोन मैरो, तीनों का बोन मैरो में होता है। अब आगे चलते हैं, तो एक ग्रेनुलर खत्म, अब देखते हैं अग्रेनुलर WBC। तो दो तरह का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसका अपीयरेंस कुछ ऐसा है। अब इसका फीचर क्या है कि लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट सबसे छोटा WBC है, लार्ज राउंड न्यूक्लियस, इसके अंदर में जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज राउंड होता है। और मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC है, ये सबसे बड़ा है, और लिम्फोसाइट सबसे छोटा है। और लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये किडनी शेप्ड का न्यूक्लियस इसमें रहता है। अब देखते हैं कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जैसे कि IG, IgM, IgG, IgA। और ये मोनोसाइट इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर करते हैं उसको इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। अब देखते हैं लोकेशन, बोन मैरो, स्प्लीन और टोन्सिल्स में लिम्फोसाइट होता है, और मोनोसाइट होता है सिर्फ बोन मैरो में। तो ये WBC खत्म। अब आगे देखते हैं, अब है आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का शेप कुछ ऐसा होता है, और सर्कुलर बाई कन्वेक्स होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक, अब यहाँ पर है साइज में 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। काउंट कितना होता है, 1,50,000 से 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। हर एक माइक्रोलीटर में इतना क्वांटिटी होता है प्लेटलेट्स का। लाइफ स्पेन सबसे कम 5 से 9 दिन। फंक्शन क्या करता है, ब्लड को क्लोट करता है। जब कहीं भी हाथ में, पैर में, कहीं भी बॉडी में कहीं कट पीट जाता है और ब्लड ऐसे निकलने लगता है तो उसको क्या करता है कि क्लोट करने लगता है, जमाने लगेगा ताकि ब्लड ज़्यादा बॉडी से बाहर ना निकले। अब देखते हैं आगे कि ये जब बनेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब प्लेटलेट्स बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे
थ्रोम्बोपोएसिस, द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपोएसिस। आरबीसी बन रहा था तो बोल रहे थे इराइथ्रोपोएसिस, डब्ल्यूबीसी बन रहा था तो ल्यूकोपोएसिस, अब जब प्लेटलेट्स बन रहा है तो थ्रोम्बोपोएसिस। अब देखते हैं कि इसमें है कि प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। ये फ्रेगमेंट्स होता है, मतलब कि ये नेचुरली उस टाइप का नहीं होता, बस फ्रेगमेंट्स एक लिया जाता है जो लार्ज सेल्स का होता है, जिसको बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट्स, और डेट रिमेन जो बच जाता है बोन मैरो में। अब देखते हैं यहाँ पर कि जब नंबर इंक्रीज होगा प्लेटलेट्स का, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो नंबर इंक्रीज होगा तो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब डिक्रीज होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब कम होना। अब आगे चलते हैं कि अब बचा है ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग इज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेज इट्स फ्लूडिटी। मतलब कि ब्लड के क्या क्या काम होता है, फ्लो होना, ऐसे 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 फ्लो होना। तो जब ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है कि ये अपना जो फ्लो होने का जो कैपेबिलिटी है वो लूज कर देता है, एंड बिकम्स जेली लाइक मास, मतलब कि जेल जैसा हो जाता है फ्यू मिनट्स, कुछ ही टाइम के बाद जैसे ही ब्लड निकलता है सेड आउट, जैसे ही ब्लड बॉडी से गिरता है ये क्या होता है कि जमने लगता है। तो अब आगे देखते हैं कि एक है एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है कि ए सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। मतलब कि देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है ना कि ब्लड बॉडी के बाहर निकलेगा तो उसको तो हमें क्लोट करवाना होगा, उसको जमाना होगा ताकि ब्लड गिरे नहीं, ज़्यादा बॉडी से बाहर ना निकल जाए। लेकिन अगर बॉडी के अंदर ही जमने लगे तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ ब्लड में होना चाहिए ना कि अंदर ही जमने ना दे। तो वो होता है हेपरिन। हेपरिन एक केमिकल होता है जो नेचुरली एंटीकोगुलेंट का काम करता है, जो प्रेजेंट रहता है ब्लड में और कोगुलेशन से बचा के रखता है, क्लोट होने नहीं देता है। तो इफ ब्लड, अगर ब्लड क्लोट्स टू इजीली, आसानी से अगर क्लोट कर जाए तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। मतलब कि क्लोटिंग इन एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल्स। अब देखते हैं कि यहाँ पर है कि इफ़ द ब्लड टेक्स टू लॉन्ग टू क्लोट, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है क्लोट होने में तो कौन सा प्रॉब्लम कंडीशन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। ये हेमरेज मोस्टली ब्रेन में होता है, तो हेमरेज हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग ब्लड का बेसिक चीज़ समझें कि ब्लड में क्या होता है, कितना होता है, और कम हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।